नमस्कार डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। आज हम हमारी इकाई 7 मूल्यांकन उसके अंतर्गत हिंदी भाषा के मौखिक विकास का मूल्यांकन। ठीक है, बालक का जो मौखिक भाषा का जो विकास है वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर को ध्यान में रखते हुए इस मूल्यांकन प्रक्रिया को समझेंगे। मौखिक भाषा के मूल्यांकन पर विचार करने मौखिक भाषा के मूल्यांकन पर विचार करने से पहले उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात ये कही गई है कि अगर मौखिक भाषा का विकास का मूल्यांकन की हम बात कर रहे हैं तो इनका ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखना? तो जो अभी तक प्राथमिक कक्षा में बालकों के मौखिक विकास के लिए हम लोग उनसे अनुकरण करवाते हैं। किस प्रकार का अध्यापक बोलता है, विद्यार्थी पीछे पीछे बोलते जाते हैं, इस प्रकार अनुकरण कराते हैं। इसके अलावा उनको बार बार कक्षा में पाठ दोहराने के लिए कहा जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक विकास के लिए हम लोग उन्हें मौन पाठ के लिए भी कहते हैं, क्योंकि मौन पाठ के अंतर्गत वो उस चीज़ को पढ़कर मौखिक अभिव्यक्त करने से उसे पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण वो करते हैं। तो यहाँ पर मूल्यांकन से मौखिक भाषा के मूल्यांकन में उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना आवश्यक है और विभिन्न प्रकार की मौखिक जो गतिविधियां हैं वो इन्हीं आधार पर आधारित होगी। सैद्धांतिक पक्ष के साथ ही मूल्यांकन के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षाओं में तो हम लोग केवल सिद्धांत जो किताबी ज्ञान है विद्यार्थियों को वहीं तक या फिर कोई छोटी मोटी कविताएं हैं, कहानियां उसके माध्यम से समझाते हैं। लेकिन बड़ी कक्षाएं यानी उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 की बात हो रही है तो वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए इनका मूल्यांकन किया जाता है। आइए हम देखते हैं मौखिक भाषा के मूल्यांकन के आधारों की बात करेंगे। तो आधार के अंतर्गत मूल्यांकन के आधार, पहला है विद्यार्थियों द्वारा हिंदी भाषा के सभी अक्षरों एवं शब्दों का उचित उच्चारण कर पाना। अब मूल्यांकन करें तो सबसे पहले इस पक्ष को ध्यान रखना है कि विद्यार्थी है, क्योंकि यहाँ पर उच्च प्राथमिक कक्षा है। प्राथमिक कक्षा में तो बच्चा अटक कर बोल रहा है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को सभी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। भले वो संयुक्त अक्षर हो, अनुस्वार हो, किसी भी प्रकार के जो शब्दों के अंतर्गत समावेश हो रहा है वो सभी का ज्ञान विद्यार्थियों को होना चाहिए। मूल्यांकन में इस पक्ष को समाहित करना है। दूसरा है प्रभावी ढंग से कविता कहानी सुना सकना अथवा वार्तालाप नाटक, लघु नाटिका में भाग लेना,
देखिए दूसरा आधार ये ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थी कविता कहानी को उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह सभी को ध्यान में, हाव भाव कहानी में सभी को ध्यान में रखकर सुना सके। वार्तालाप में उचित प्रकार की वार्तालाप वो कर सके, मतलब सही गलत का पता उसे होना चाहिए। नाटक में अभिनय को सही वो रूप दे सके, लघु नाटिका में वो भाग ले सके। इस प्रकार आधार को अपनाया जाना चाहिए। फिर है देखी सुनी घटना का मौखिक वर्णन करना। अगला बिंदु है कि देखी सुनी घटना को यथासंभव वो सही प्रकार से मौखिक वर्णन उसका कर सके, कहीं पर भी उसे समस्या उत्पन्न न हो। इस प्रकार से मतलब कि विद्यार्थी को ध्यान में रखे कि मूल्यांकन किया जाए तो वो कर पा रहा है, ये देखी सुनी घटना को सही प्रकार से मौखिक वर्णन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। फिर है नए शब्दों को अपनी भाषा में उपयोग कर पाना। तो विद्यार्थी उसका उपयोग कर पाता है या नहीं कर पाता। फिर है विचारों को व्यवस्थित कर पाना एवं सहज अभिव्यक्त करना। विचारों को व्यवस्थित भी करना विद्यार्थी को आना चाहिए और सहज रूप में उसे अभिव्यक्त करना। ऐसे नहीं कि केवल बनावटीपन हो, उसमें मौलिकता होनी चाहिए। तो विद्यार्थी विचारों को सही प्रकार से उसे व्यवस्थित कर और उसे सहज रूप में अभिव्यक्त कर सके। इसके अलावा अगला है सभी स्वरों व्यंजनों का उपयुक्त उच्चारण करना। वही शब्द और अक्षरों की बात की थी हमने, यहाँ पर उनके उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए यानी व्याकरणिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उच्चारित करना चाहिए। इस प्रकार का आधार होना चाहिए। अगला है उचित बलाघात, अर्थात कौन से शब्द पर कितना बल देना है उसको अनुतान, उचित बलाघात, अनुतान और प्रवाह का भाषा में प्रयोग। तो ये थे कुछ आधार बिंदु जिनके आधार पर एक अध्यापक है अपना मूल्यांकन, बालक का मौखिक भाषा का विकास हुआ है या नहीं हुआ है उसका मूल्यांकन इन आधारों पर वो कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि मौखिक भाषा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मौखिक भाषा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो बात करते हैं सतत एवं व्यापक की बात करते हैं हम पहले। तो सतत यानी कि लगातार, कक्ष में, कक्षा से बाहर, पाठ पढ़ाते समय, पाठ के अंत में, साप्ताहिक परख के माध्यम से या फिर हम कहें मासिक परख के माध्यम से किसी भी प्रकार से विद्यार्थी का मूल्यांकन करना, उसके व्यवहार का परिवर्तन देखना कक्षा में, कक्षा के बाहर, वो कहलाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब एक अध्यापक है बालक के मौखिक भाषा के का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार कर सकता है, तो आइए हम एक सारणी की बात करते हैं। उस सारणी के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकता है। तो यहाँ पर आएगा ध्यान रखने योग्य बिंदु, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इस प्रकार की सारणी बनाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम जैसे रोहन, सोहन, सीता, मैंने 3 विद्यार्थियों को लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस प्रकार 3-3 कॉलम बनाएंगे, किस लिए, इन्हें अंक प्रदान करने के लिए। कैसे, 1 2 3
1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे जो अवलोकन के बिंदु, ध्यान रखने योग्य बिंदु मतलब जो अवलोकन के बिंदु है उसको मैं लिख रही हूँ अवलोकन के बिंदु। जैसे पहला क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, दूसरा संबंधता, संबंधता, ठीक है। तीसरा है आरोह अवरोह, आरोह अवरोह। समझाती हूँ सारणी, पहले एक बार उतार लेंगे आरोह अवरोह। फिर है तार्किकता, तार्किकता। पांचवा बिंदु हमारा है प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। अगला बिंदु है मुहावरेदार भाषा, भाषा का प्रयोग, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग, ठीक है। और सातवां जो है हमारा रोचकता। आठवां बिंदु है अधिकारपूर्ण भाषा, ठीक है। अब ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझेंगे। एक का मतलब है यहाँ पर औसत, औसत से कम, एक का मतलब औसत से कम। दो का मतलब है औसत, और 3 का मतलब है उपयुक्त, ठीक है। तो ये इसकी मार्किंग या रेटिंग जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब मौखिक भाषा का सबसे व्यापक मूल्यांकन करना है। ये इस बालक का, ये इस बालक का और ये इस बालिका का, ठीक है। अब 3 बालक बालिका मैंने लिए यहाँ पे। अब विद्यार्थी को हमने किसी भी कहानी को कहने के लिए कहा तो टीचर है बालक से कहानी बुलवाएगा, क्योंकि एक एक का होगा, ये सबका एक साथ में तो ऐसे अवलोकन कर नहीं सकते, तो एक साथ नहीं करते, अलग अलग। जैसे पहले रोहन का लिया, रोहन से कहानी बुलवाई तो उसने क्रमबद्धता से बोली कि नहीं बोली, अगर क्रमबद्धता से बोली है तो उसको हम लोग 3 देंगे, उपयुक्त देंगे। अगर फिर बाद में उसने संबंध था कि संबंधों को जोड़ा कि नहीं जोड़ा, संबंधित थी या नहीं थी कहानी, जो आपने टॉपिक दिया उससे संबंधित है या नहीं है, या फिर कहानी में वो संबंधों को सही जोड़ पा रहा है नहीं जोड़ पा रहा, उसको देखते हैं। अगर उसने नहीं सही जोड़ा है तो उसे 1 दे देंगे। 1 का मतलब है औसत से कम, जितना कहना चाहिए उससे उसने कम कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से, या फिर बाद में आरोह अवरोह, तो आरोह अवरोह उतार चढ़ाव है, उसको ध्यान दिया है तो 3, नहीं तो औसत पे भी हो सकता है। तार्किकता सही है नहीं है, फिर है प्रभावशीलता, फिर है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ ही नहीं हुआ है, रोचकता है या नहीं है, और अधिकारपूर्ण भाषा मतलब कि जो भाषा को अटक अटक के नहीं बोलना, पूर्ण अधिकार, जो कह रहा है उसको बिल्कुल लय सटीक भाषा का प्रयोग करना, वो कहलाता है, सही भाषा का प्रयोग करना कहलाता है। तो इस प्रकार से ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हुआ मौखिक भाषा का, मौखिक भाषा का। इस सारणी, ये सारणी हमारे बनाने के लिए आती है और इस प्रकार से इस सारणी को बनाया जाता है। और इसका रेटिंग है 1 औसत से कम, 2 औसत और 3 है उपयुक्त, ठीक है। अब आप लिखे गृह कार्य प्रश्न। पहला प्रश्न हम लिखें, मौखिक भाषा के विकास का मूल्यांकन, विकास के मूल्यांकन का आधार समझाइए। और दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, मौखिक भाषा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख के लाने, क्योंकि 2 टॉपिक आज हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर दिए। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले, बाहर जाते हो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।